इस ग्राउंड में इंग्लैंड इंडिया के साथ 19 बार खेली है, जिसमें इंडिया सिर्फ 3 बार मैच जीत पाई है। इस मैच में आर्चर की वापसी हो गई और यहाँ की पिच भी जो होने वाली है वो बॉलिंग को सपोर्ट करेगी। इंग्लैंड अभी सेकेंड मैच भले हार गया है, लेकिन इनको कमजोर मत समझना, क्योंकि लॉर्ड में ये जो करने वाले हैं। शुभमन की पहले मैच में सेंचुरी आई थी, सेकेंड मैच में डबल सेंचुरी आई थी, तीसरे मैच में कहीं 13 शतक ना आ जाए भाई। इंग्लैंड ने पोस्ट डाला था कि बुमराह के साथ इंडिया ने बहुत कम मैच जीते हैं, इसका मतलब इंडिया ये मैच हारेगी ही। देखिए 10 जुलाई से मतलब आज से इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। अब इस टेस्ट मैच की खास बात यह है कि अभी सीरीज बराबर चल रही है और सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। जो भी इस मैच को जीतेगा वो 2-1 से आगे हो जाएगा, इसलिए मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस मैच के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी स्क्वाड में कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस हम जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है लॉर्ड के मैदान में, एंड कौन सी वो टीम होगी जो इस मैदान में जीत सकती है, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग साइड है और कौन सी कमजोर। पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इंग्लैंड की स्क्वाड की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी स्क्वाड एक दिन पहले ही ड्रॉप कर दी है। अब देखिए इंग्लैंड की स्क्वाड में ओपन करने के लिए जैक क्रॉले आएंगे और इनके साथ आएंगे बेन डकेट। अब ये जैक क्रॉले को एक्चुअली में रिमूव करना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं था। इनकी जो 15 की स्क्वाड है उसमें बॉलिंग रिप्लेसमेंट तो है, लेकिन बैटिंग रिप्लेसमेंट है नहीं, इसीलिए जैक क्रॉले को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए। एक्चुअली में जैक क्रॉले पूरे सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। पहले मैच की सेकेंड इनिंग में 65 रन इन्होंने बनाए थे, वहां भी ये डर डर के बहुत खेल रहे थे और कैच छूटे थे, इसलिए रन बना पाए थे। बाकी इन्होंने पूरी 4 की 4 इनिंग में ऐसे कोई रन नहीं बनाए। इवन ये इम्पैक्टफुल भी नहीं दिखे कि बेन डकेट जैसे मारने का ट्राई भी कर रहे हो। ऐसे में काफी कमजोर कड़ी है इंग्लैंड की टीम की। दिक्कत वाली बात यह है कि ओपन करने आते हैं और अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड की टीम बैकफुट में चली जाती है बहुत ज्यादा जल्दी, और ये लगातार ही जल्दी आउट हुए हैं। पहले बुमराह के में फंसते रहे, बाद में आकाशदीप की बॉलिंग में भी फंस गए। तो ये दिक्कत का वैसे तो है, इंग्लैंड को ओपनर चेंज करना था, लेकिन अभी यही होने वाले हैं। तो देखिए जैक क्रॉले यहाँ कैसी बैटिंग करते हैं, ये देखने लायक होगा। पटिनी के साथ ओपन करना बेन डकेट भी आते हैं और बेन डकेट इस टीम के बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। बेन डकेट तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करते हैं, एंड अभी आपने देखा भी कि टेस्ट मैच वो कैसा खेल रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 62, इसके बाद 149 की वो ऐतिहासिक इनिंग। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे बेन डकेट ने, सेकेंड मैच में भी अच्छी इनिंग खेली थी। इवन 608 रन का स्कोर भी ये चेस करने जा रहे थे। इन्होंने 15 बॉल में 25 रन मारे थे। ऐसे में काफी इंपैक्टफुल है इंग्लैंड के लिए। तो बेन डकेट बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इंग्लैंड की टीम के लिए, जिनका एवरेज भी 42 का होने वाला है। बेन डकेट और जैक क्रॉले की ओपनिंग इनके लिए आने वाली है, जिसमें बेन डकेट बहुत मजबूत है और जैक क्रॉले कमजोर। वेल्स के बाद फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए ऑली पॉप आते हैं, और ऑली पॉप की भी दिक्कत ये रही है कि पिछले 3 इनिंग में ये फ्लॉप थे। पहले मैच की पहली इनिंग में ऑली पॉप ने 106 रन मारे थे, लेकिन उसके बाद ये चले ही नहीं। इवन उसके बाद ये 50 भी नहीं मार पाए, जबकि ये इंडिया के सामने पिछली सीरीज में रन बना के आए थे। इन्होंने इंडिया के सामने 196 रन की इनिंग खेली थी, इसके बाद भी अभी रन नहीं मार पा रहे हैं। और ऐसे में दिक्कत यही हो गई कि अगर ये रन नहीं बना पाएंगे तो इंग्लैंड का फर्स्ट डाउन भी चोक कर जाएगा। तो ऑली पॉप भी ये चेंज करना तो चाह रहे थे, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, तो ऑली पॉप को इन्होंने रखा है। और इंग्लैंड यहाँ स्टार्टिंग में मजबूत नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैक क्रॉले भी फ्लॉप हो रहे हैं, ऑली पॉप भी लगातार ही फ्लॉप हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद सेकेंड डाउन बैटिंग करने के लिए आएंगे यहाँ पे जो रूट। अब देखिए जो रूट भी ज्यादा रन बना नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 इनिंग में इनकी 50 आई है और इनका ओवरऑल एवरेज ही 50 का है। ऐसे में लगातार फ्लॉप हुए हैं। बट दिक्कत यह है कि अगर जो रूट फॉर्म में नहीं है तो इंग्लैंड उनको बाहर नहीं कर सकती, बल्कि इंग्लैंड ही बाहर हो जाएगी, क्योंकि जो रूट ही पूरे इंग्लैंड की टीम की बैटिंग संभालते हैं। देखिए जो रूट इंग्लैंड की टीम के टेस्ट में भगवान है, क्योंकि 13,000 से ज्यादा रन इन्होंने बना दिए हैं। इवन 2021 के बाद से इन्होंने 19 सेंचुरी मारी है, मतलब ये अकेले ही इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को संभाले हैं। ऐसे में अगर जो रूट नहीं चलते तो ये नहीं होता कि जो रूट को बाहर किया जाए। अगर जो रूट नहीं चलते हैं तो फिर पूरी इंग्लैंड की टीम ही बाहर चली आती है सीरीज से, क्योंकि जो रूट ही इनके मेन खिलाड़ी हैं। तो भाई दिक्कत यही है कि जो रूट को ये निकाल नहीं सकते, और जो रूट अगर फॉर्म में नहीं आएंगे तो इंग्लैंड की टीम नीचे ही जाती जाएगी। तो इंग्लैंड अभी आशा कर रही है कि जो रूट फॉर्म में आ जाए, क्योंकि यहाँ तक इंग्लैंड की बैटिंग फॉर्म में ही नहीं है। ओपन करने वाले जैक क्रॉले फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट डाउन ऑली पॉप फॉर्म में नहीं है, इसके बाद जो रूट भी रन नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो इनकी बैटिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो रूट के बाद बैटिंग करने हैरी ब्रूक आते हैं, और दोनों मैच में हैरी ब्रूक ने रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक इनके अभी ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो हर मैच में रन मारते ही मारते हैं, इसलिए इनका एवरेज भी 60 से ज्यादा हो गया है। कमाल बात पता है क्या है? कमाल बात है कि हैरी ब्रूक अभी पूरी दुनिया के टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। और हैरी ब्रूक के बाद बेन स्टोक आएंगे, वो अपना गेम ही खेलने वाले हैं। और उसके बाद जैमी स्मिथ है, जो बहुत मजबूत कड़ी है अभी इंग्लैंड की। जैमी स्मिथ ने तो लगातार रन बनाए, पिछली 2 इनिंग में इन्होंने बहुत सारे रन बनाए इंग्लैंड के लिए।
ऐसे में इंग्लैंड की बैटिंग यहाँ पे ठीक है, बाद में इनकी बैटिंग ठीक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी क्रिस वोक्स आएंगे जो बैटिंग कर लेते हैं और इसके बाद आर्चर भी टीम में आ गए हैं जो बैटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में इनकी बैटिंग ठीक ठाक है। जहाँ ओपन में इनके कुछ खिलाड़ी चल नहीं रहे हैं, वहाँ डीप में इनके पास काफी बैटिंग है, बट इसके बाद भी इनकी बैटिंग में कोई चेंज हुआ नहीं है, बट चेंज हुआ है इनकी बॉलिंग में। देखिए बॉलिंग में सबसे पहला चेंज है कि जोश टंग की जगह जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो गई है। आर्चर जो रिसेंट आईपीएल में 12 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके थे, आईपीएल के पहले मैच में 76 रन खा गए थे। बाद में कमबैक करते हैं और आईपीएल में इतनी कमाल की बॉलिंग करते हैं कि इन्होंने 4 ओवर में 13-13 रन देके 3-3 विकेट निकाले। ऐसी बॉलिंग करने के बाद जब ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी करते हैं तो सबको लगा था कि ये सेकेंड टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, लेकिन बेन स्टोक ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इनको खिलाया नहीं। ऐसे में अब ये फॉर्म में है और इनकी वापसी कराना 4 साल बाद टेस्ट में बढ़िया हो सकता है। ऐसे तो इनके नंबर अच्छे नहीं है, 13 मैच में 42 विकेट है, एवरेज भी 31 का है, बट इसके बाद भी कंसिस्टेंटली कभी टेस्ट खेले नहीं है, इसलिए इनके नंबर ऐसे नजर आपको आ रहे हैं। अगर इनको मौका मिलता है कंसिस्टेंटली तो ये कमाल कर सकते हैं। और इंग्लैंड आशा भी करेगा कि यहाँ लॉर्ड की पिच में फाइवर निकाल लें, क्योंकि WTC के फाइनल की पिच तो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में जब इसी ग्राउंड में मैच होगा तो यहाँ ये फाइवर भी लेके जा सकते हैं। वैसे इनको जोश टंग के रिप्लेसमेंट में लाया गया है, जो काफी लोगों को शॉक कर रहा है, क्योंकि जोश टंग ने दोनों मैच में विकेट निकाले। इवन पहले मैच में जोश टंग 7 विकेट लेके गए थे, एंड वो जो 7 विकेट लेके गए थे पहले मैच के अंदर, वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरे प्लेयर्स को मिलाकर। तो ऐसे में जोश टंग को ड्रॉप आपने कैसे कर दिया आर्चर के लिए, सबके सवाल ये हैं। तो भाई जोश टंग को इन लोगों ने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि जोश टंग के जो पहले मैच में विकेट थे वो पूरे लोअर ऑर्डर के थे। 7 में से 5 विकेट ये लोअर ऑर्डर के लेके गए थे, इसलिए दिक्कत थी उनमें। बाद में सेकेंड इनिंग में ये ऑल आउट भी नहीं कर पाए इंडियन टीम को, इसीलिए जोश टंग को बाहर किया गया है और इनकी जगह आर्चर की वापसी हुई है। वेल जोश टंग के साथ सबको लग रहा था क्रिस वोक्स को भी इन लोग बाहर कर देंगे और क्रिस वोक्स की जगह आएंगे गस अकिंसन। अब अकिंसन की बात सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके यदि आप नंबर देखेंगे तो 12 मैच में इन्होंने 55 विकेट लिए हैं, 22.30 का एवरेज है। कमाल बात है, लॉर्ड जहां ये मैच खेला जाना है, यहाँ पे अकिंसन ने 12 विकेट निकाले थे एक मैच के अंदर। यहाँ पे इनका हाईएस्ट नंबर आया था, बेस्ट नंबर आया था। ऐसे में सबको लग रहा था कि क्रिस वोक्स को ये ड्रॉप करेंगे, लेकिन क्रिस वोक्स को इन्होंने ड्रॉप नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, ये क्या करना चाहते हैं ये तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो आगे आने वाले वही बॉलर होने वाले, क्रिस वोक्स रहेंगे, कर्स रहेंगे और इसके बाद शोएब बशीर रहेंगे। वेल इस तरीके से इंग्लैंड की कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है, बट इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इंडिया की बैटिंग देखेंगे तो इंडिया से ओपन करने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल आते हैं। अब यशस्वी और केएल राहुल दोनों ने दोनों मैच के अंदर रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में 101 रन मारे, अगले मैच की पहली इनिंग में इन्होंने अगेन 87 रन बनाए। केएल राहुल ने पहले मैच में 137 रन बनाए सेकेंड इनिंग के अंदर, इसके बाद सेकेंड मैच में अगेन इन्होंने 55 रन बनाए। वहीं अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की बैटिंग तो फ्लॉप ही रही है, इनके ओपनर तो चले ही नहीं। तो इंडिया के जो ओपनर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड के ओपनर से। बाद में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने इंडिया से करुण नायर आते हैं। हालांकि ये थोड़ा विषय है कि करुण नायर को खिलाना चाहिए नहीं, पर करुण नायर मैच को खेलने वाले हैं क्योंकि वैसे भी इनकी लास्ट सीरीज होगी अगर ये चलेंगे नहीं तो इनका कमबैक हुआ है, तो इनको 1-2 मैच और मौके मिलेंगे। और ऐसे में अगर ये नहीं चलते तो फिर ड्रॉप होंगे, तो करुण नायर तो यहाँ बैटिंग करने आने वाले हैं। वेल इसके बाद सेकेंड डाउन बैटिंग करने शुभमन गिल आएंगे इंडिया से, और शुभमन गिल जो है वो इस टीम के लिटरली स्तंभ बन गए। लास्ट मैच में गिल ने अकेले 430 रन बनाए थे और ये इतने ज्यादा रन थे कि इंग्लैंड के सब खिलाड़ी चौंक गए थे। अभी इंग्लैंड से जहां सेकेंड डाउन बैटिंग करने जो रूट आते हैं, वह इंडिया से सेकेंड डाउन बैटिंग करने के लिए शुभमन गिल आते हैं। और दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो भले ही जो रूट बहुत ऊपर हो, लेकिन इस सीरीज में शुभमन गिल इतने ज्यादा ऊपर है कि जो रूट उनके आसपास भी नहीं है। ऐसे में इंडिया की पूरी लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिटरली इंग्लैंड की लाइनअप से। इसके बाद ऋषभ पंत आते हैं जो ऑलरेडी 2 सेंचुरी मार चुके हैं, लास्ट मैच में ये 50 मार के आ रहे हैं। बाद में जडेजा आते हैं, जडेजा भी फॉर्म में आ गए हैं, लास्ट मैच में 89 रन 69 रन की वो नवाद इनिंग। इसके बाद सुंदर भी आ गए हैं जो भी फॉर्म में है। तो इंडिया की टीम की बैटिंग अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए सीरीज शुरू होने के पहले सब लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा कमजोर है, बट ये ओवरऑल नंबर से आका जा रहा था। लेकिन इस सीरीज के नंबर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की बैटिंग अभी जिस हिसाब से खेल रही है इस सीरीज में और कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रही है, तो करंट टाइम के हिसाब से इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंग्लैंड की बैटिंग बहुत कमजोर। अब ये तो बैटिंग की बात थी, अगर बॉलिंग की आप बात करेंगे तो इंडिया की बॉलिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत कमजोर। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया से बॉलिंग करने आने वाले इनकी मेन बॉलर्स बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। लास्ट मैच में फाइवर लेने वाले आकाशदीप इस मैच को पक्का खेलेंगे, साथ में सिराज भी खेलेंगे जो फाइवर लेके गए थे। इनके साथ बुमराह की वापसी हो गई जो पहले मैच में फाइवर लेके गए थे, जिनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है।
मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इंडिया की चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, सब कुछ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रही है, जबकि इंग्लैंड सब में बहुत कमजोर है इस सीरीज के हिसाब से। तो ऐसे में इंडिया ये मैच आसानी से जीतनी चाहिए, लेकिन मैच के पहले इंग्लैंड ने कुछ ऐसी हरकतें की है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले इंग्लैंड ने एक पोस्ट डाला जहां लिखा था कि बुमराह के साथ इंडिया ने जो मैच जीते हैं वो 35% है और बुमराह के बिना 60 से ज्यादा % इंडिया ने मैच जीते हैं। साथ में ब्रैंडन मैकलम ने लॉर्ड के मैदान के जो क्रिएटर थे उनसे बोला है कि आप मैदान को ऐसे बनाना कि मैदान में बाउंस ज्यादा होना चाहिए, वहां पे फास्ट पिच होनी चाहिए ताकि हमारे बैट्समैन रन बनाए और हमारे बॉलर परफॉर्म कर पाए बॉल को बाउंस करा के और स्विंग करा के। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आप लॉर्ड के नंबर देख लो, लॉर्ड के नंबर अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि लॉर्ड में अभी तक 19 मैच हुए हैं जिसमें से 3 इंडिया ने जीते हैं और 12 मैच जीते हैं इंग्लैंड की टीम ने। तो ऑन पेपर बेसिकली इंग्लैंड हमें डराने की कोशिश कर रही है कि हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, आप कुछ भी कह लो लेकिन हम स्ट्रॉन्ग है। बट यदि ऑन ग्राउंड आप देखना जाएंगे तो इंग्लैंड की अभी फटी पड़ी है। भले इंग्लैंड कह रही है कि बुमराह के साथ इंडिया ने कम मैच जीते हैं, लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि बुमराह ने पूरे के पूरे अवे मैच खेले हैं और होम से अवे वाले मैच वैसे भी इंडिया हारती ही थी, इसलिए इंडिया हारी है। और बुमराह जब भी चलते हैं तो बुमराह के साथ कोई चलता नहीं है, इसलिए भी एक कारण है कि इंडिया हार जाती है। बट अभी तो आकाशदीप और सिराज दोनों फॉर्म में, और अगर ये बुमराह के साथ चलेंगे तो लिटरली इंग्लैंड धाराशायी हो जाएगी 200 में। वेल, इनका दूसरा जो पोस्ट था वो ये था कि भाई ब्रैंडन मैकलम अभी बोले हुए हैं कि फास्ट पिच बनाओ और ऐसी पिच बनाओ जहां बाउंस मिले। तो अगर आप ऐसी पिच भी बनाने जाओगे तो हमारे बैट्समैन भी ऐसी पिच में बहुत अच्छा खेलते हैं। लास्ट पिच भी इन्होंने अपने हिसाब से ही बनाई थी और वहां पे हम डोमिनेट करके सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं 336 रन की। साथ में इन्होंने ये भी बोला है अभी कि भाई आप रिकॉर्ड देख लो लॉर्ड के, वहां पे आपने बहुत कम मैच जीते हैं। तो भाई रिकॉर्ड अगर बात करें तो बिर्मिंघम से अच्छे रिकॉर्ड इंग्लैंड के कहीं नहीं थे। बिर्मिंघम एक ऐसा ग्राउंड था जहां इंग्लैंड ने एक मैच नहीं हारा था, इसके बाद ये 336 रन से हार गए। इतने बड़े मार्जिन से हार गए जितने बड़े मार्जिन से इतिहास में नहीं हारे थे। ऐसे में लॉर्ड में तो हमने 3 मैच ऑलरेडी जीत रखे हैं भाई, तो अब तो जीतेंगे ही। तो इस सब तरीके से देख के तो ऐसे ही लगता है कि इंग्लैंड ये मैच हारने वाली है और इंडिया ये मुकाबला जीत जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो देखिएगा हार्दिक की कि हार्दिक टेस्ट क्यों नहीं खेलते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।